नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग की फोर्थ यूनिट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग की चौथी यूनिट दैट इज द मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम यूनिट 4 से जुड़े हुए उन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद द क्वेश्चंस को काफी डिटेल में जाकर के डिस्कस करेंगे, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है जो आपका एंजल इन्वेस्टर होता है एज ए सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द बिजनेस स्टार्टअप। यानी कि सिंपल सा मुद्दा ये है, आपको क्रिटिकली अपेरेजल करना है, इसके ऊपर कमेंट करना है कि जो आपके एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो एग्जैक्टली किस तरीके से एक सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द बिजनेस स्टार्टअप होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एंजल इन्वेस्टर, इसे हमें एक्सप्लेन करना होगा कि भाई जब एंजल इन्वेस्टर होता क्या है। जब आप लोग एक बार डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद आपको बताना है एग्जैक्टली किस तरीके से जो एंजल इन्वेस्टर है वो आपका सोर्स ऑफ फंडिंग का काम करते हैं। वैसे बहुत कॉमन बात यह है, सोर्स ऑफ फंडिंग का मतलब क्या है कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, जितने भी रिसेंट स्टार्टअप है, जितने भी ऐसे स्टार्टअप है जिनके अंदर पोटेंशियल है ग्रोथ करने का, उनके अंदर जो भी बंदा फंडिंग करता है, जो भी बंदा उनको फंड प्रोवाइड करता है, वो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स की तरह ही काम करता है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बताना है, सर जो आपके एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो आपके ऐसे वो लोग होते हैं जिनको आप लोग वेल्थी इंडिविजुअल बोलते हैं। माने ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास मोटा पैसा होता है, भर भर के पैसा होता है, वेल्थी इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने पर्सनल फंड को इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, पर्सनल फंड को इन्वेस्ट करेंगे इनटू अर्लियर स्टेज स्टार्टअप्स के अंदर। ये काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी बात रहेगी। कौन से स्टार्टअप के अंदर, जो आपके अर्लियर स्टेज स्टार्टअप रहेंगे उनके अंदर। अब ये कितने तरीके के स्टार्टअप होते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं, ये मैं आगे आने वाले वक्त में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। समझ में आया? यानी कि आप लोग कह सकते हैं ऐसे वेल्थी इंडिविजुअल जो अपने पर्सनल फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टार्टअप में जो किस स्टेज के अंदर है, सर अर्लियर स्टेज स्टार्टअप के अंदर है। अब इसके बदले में वो क्या करते हैं, इक्विटी एक्सचेंज करते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो भी आपके ओनरशिप शेयर है, माने जो भी आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, जो वेल्थी इंडिविजुअल हैं, वो क्या करेंगे, अपने पर्सनल पैसे को, पर्सनल फंड को ना, जो अर्लियर स्टेज में स्टार्टअप्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। बदले में क्या करेंगे, वो जो स्टार्टअप का इक्विटी होता है, जो स्टार्टअप का शेयर होल्डिंग होता है, उसको क्या कर लेंगे, ओन कर लेंगे। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग ए सीड कैपिटल। यानी कि ये जो आपके काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाते हैं बेसिकली किसी भी स्टार्टअप को सीड कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए। वह द ट्रेडिशनल फंडिंग सोर्सेज, ट्रेडिशनल फंडिंग सोर्सेज का मतलब जैसे आपके बैंक्स हो गए या जितने भी आपके वीसी हो गए, ये कुछ आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं या ट्रेडिशनल फंडिंग प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, ये आपके सोर्स आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये फेल हो जाते हैं, ये आपके अवेलेबल नहीं कराते फंड, उस केस में आप लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। अब अगर आप लोग की फीचर्स की बात करते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात एंजल इन्वेस्टर की करते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर के केस में ना हमारे पास कुछ सर्टेन की फीचर्स होती है जो अभी हमें पढ़नी है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके बेसिकली स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर हाई ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है। माने एक ऐसा स्टार्टअप जो ऐसे लपड़गंजू है, उस केस में कोई भी ये एंजल इन्वेस्टर क्या कोई भी बंदा पैसा नहीं डालेगा। लेकिन जो आपके हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स होते हैं ना, वहां पे डेफिनेटली एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा डालते हैं। और ये
ये यूजुअली 5 लाख से लेकर के ना 2 करोड़ पर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कर सकते हैं। माने एक स्टार्टअप के अंदर अमूमन देखा गया है 5 लाख से लेकर के, एक बेसिक रेंज बता रहा हूं, ठीक है ना, कितनी रहती है, 2 करोड़ तक ये इन्वेस्ट करते हैं। और याद रखिएगा ओपन इनके पास, यानी कि जिनके पास जर्नल केसेस में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, और ये आपके जिन बेसिकली स्टार्टअप के अंदर पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको बदले में ना मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जो कहीं ना कहीं उस स्टार्टअप के ग्रोथ के अंदर काफी हद तक मदद करती है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये एंजल इन्वेस्टर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी स्टेट। समझ में आया, ये एक रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बदले में इनको क्या मिल जाता है, इक्विटी मिल जाता है उस स्टार्टअप के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है, जिस स्टार्टअप के अंदर पैसा डालते हैं ये इतना कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्टार्टअप के अंदर हाई पोटेंशियल है ग्रोथ करने का, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से कि जो आपके एंजल इन्वेस्टर है ना, वो आपके जो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं उनके लिए किसकी तरह काम करते हैं, फंडिंग की तरह काम करते हैं इन स्पेशल केसेस व्हेन द जो आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज है ना वो एक तरीके से फेल हो जाते हैं फंड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं बेसिकली एडवांटेजेस की, सर यहाँ पे आपके एडवांटेजेस क्या रहते हैं एंजल इन्वेस्टर के, तो 4 एडवांटेजेस मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा काफी सारे हैं, आप अपने विवेक के हिसाब से, अपने इल्म के हिसाब से, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के हिसाब से इनको एक्सपांड कर सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज रहेगा सर यहाँ पे क्विक फंडिंग देखने को मिलता है। देखिए अगर आप लोग किसी भी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्विक फंडिंग नहीं मिलेगा, माने हजार ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको करनी पड़ेगी, जब जाकर के आपको पैसा मिलेगा, क्विक फंडिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग एंजल इन्वेस्टर की बात करते हैं, अगर उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, उनको आपका बिजनेस स्टार्टअप पसंद आता है, तो आपका एक हाथ ले एक हाथ दे वाला मामला है, इक्विटी शेयर इधर लेते हैं, बदले में आपको फंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे फास्ट एक्सेस टू द कैपिटल विदाउट लेंथी बैंक प्रोसीजर, यहाँ पे आपको एक बिना लेंथी प्रोसीजर के, बैंक प्रोसीजर के ना आपको सीधा पैसा दिया जाता है। इसका मतलब आपका जो फंडिंग है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है सर, क्विक एक्सेस देखने को मिलता है। यहाँ पे नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, सर यहाँ पे रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं है। अमूमन जब आप लोग बैंक से लोन लेते हैं तो उसका मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, व्हाटएवर जो भी उसका रीपेमेंट करना होता है। यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आप लोग मानिए आपको क्या मिला है सर, फंडिंग मिला है, एंजल इन्वेस्टर ने क्या किया है, फंडिंग किया है, बदले में उसने क्या ले लिया है सर, इक्विटी ले लिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रीपेमेंट वाला लफड़ा नहीं है, हालांकि इक्विटी चला गया लेकिन रीपेमेंट वाला बेनिफिट तो मिल गया ना, दैट्स व्हाई ये आपका एक एडवांटेज होने वाला है। इसके अलावा याद रखिएगा मेंटोरशिप और आपको नेटवर्किंग का फायदा मिलता है, माने जितने भी आपके एक्सपीरियंस्ड आपके एंजल हैं, जो आपके एंजल इन्वेस्टर हैं, ओपनली गाइड करते हैं स्टार्टअप्स को, जो भी उन्होंने जहां पर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एंड ओपन कर देते हैं इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट को। माने एक जो एंजल इन्वेस्टर होता है ना उसके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट होंगे, अच्छा खासा इंडस्ट्री नेटवर्क होगा, तो वो भी उसके लिए ओपन कर देता है और ऑब्वियस सी बात है उसको गाइड करेगा। क्यों गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास इक्विटी है। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा, स्टार्टअप का प्रॉफिट होगा, बिजनेस के अंदर एक तरीके से बेनिफिट होगा, तो उसका इक्विटी की वजह से भी उसका तो बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका फ्लेक्सिबल टर्म्स होते हैं, मोर ओपन टू नेगोशिएटिंग टर्म्स देन द बैंक और वीसी, ठीक है ना। यानी कि जो वीसी के केस में और आपके जो बैंक है ना वहां पे इतना नेगोशिएशन आप लोग नहीं कर सकते हो, लेकिन यहां पर एंजल इन्वेस्टर के केस में आपको एक तरीके से इस चीज का फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। समझ में आया, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहां से करीब करीब 5 से 6 या 7 टॉपिक ऐसे बनेंगे जिनसे सवाल रिपीट होते हैं। आज की क्लास को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे ना उनको आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। बताइए ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि किस तरीके से एंजल इन्वेस्टर सोर्स ऑफ फंडिंग का काम करते हैं जितने भी आपके बिजनेस स्टार्टअप हैं उनके लिए, ठीक है। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको हो गया होगा। अच्छा एक चीज मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर बताता हूं, काफी बच्चे कहेंगे कि सर थोड़ा साइड हो जाइए, हमें स्क्रीनशॉट लेना है। जो भी नए बच्चे हैं मैं उनको बता देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इस सेशन के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को सबसे पहले हाइप करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वीडियो हाइप होता है, एटलीस्ट अगर इस वीडियो को 100 स्टूडेंट्स हाइप कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 100 स्टूडेंट्स हाइप कर देते हैं, अलोंग विद इस वीडियो को आपको लाइक करना है और एक आपका छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तीनों चीजें अगर आप लोग काम करते हैं तो या तो आपके कमेंट के रिप्लाई सेक्शन के अंदर, या तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर जैसे भी सहूलियत रहेगा वहां पे इस सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि अभी तक पहली यूनिट को अपलोड करने में हमें टेलीग्राम की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसकी वजह से
थोड़ा डिले चला गया था, लेकिन जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 100 स्टूडेंट हाइप कर देंगे वैसे ही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बार बार स्क्रीनशॉट के लिए प्लीज कमेंट ना कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि पहला टॉपिक आपको क्लियर रहा होगा। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। सर बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है और इसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना। समझ में आया? यानी कि आपको जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना। बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं याद रखिएगा, ये कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कहीं ना कहीं अर्लियर स्टेज स्टार्टअप जो होते हैं ना उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अर्लियर स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। कैसे ग्रो करवाएंगे? ये प्रोवाइड करते हैं उनको सपोर्ट सर्विस, ये प्रोवाइड करते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोवाइड करते हैं उनको मेंटरशिप, ये प्रोवाइड करते हैं उनको फंडिंग एक्सेस। ठीक है ना? यानी कि सिंपल सा मुद्दा है, एक अर्लियर स्टेज में स्टार्टअप रहता है, उसके पास करीब करीब हर एक चीजों की एक तरीके से लिमिटेशन होती है, रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है, लैक ऑफ द गाइडेंस होता है, फिनेंस की प्रॉब्लम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है। इन तमाम चीजों को कौन प्रोवाइड करते हैं? ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी हेल्प करने के लिए आपके तमाम चीजों से हेल्प कर देंगे, जिनको आप लोग क्या कहते हो? सर बिजनेस इंक्यूबेटर्स कहते हो। इट एक्ट एज ए सपोर्ट सिस्टम। ये किसकी तरह काम करते हैं? सपोर्ट सिस्टम टू द नर्चर न्यू बिजनेस। किसी भी नए बिजनेस को नर्चर करने के लिए ना ये एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं अंटिल दे बिकम द सेल्फ सस्टेनेबल। माने जब तक आपका बिजनेस स्टार्टअप सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो जाता ना तब तक ये आपकी हेल्प करेंगे और एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग ऐसे कह सकते हैं सर इंक्यूबेशन की बात करते हो ना, तो इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग स्टार्टअप, एक स्टार्टअप को हेल्प करना ग्रो करने में इनटू द सेम एंड स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट। जस्ट लाइक आप लोग कह सकते हैं जो बर्ड इंक्यूबेट करती है ना अपने एग को, आप समझ गए होंगे किस तरीके से वो बचा करके रखती है हर एक चीज से और उसको इंक्यूबेट करने में हेल्प करती है जो बर्ड होती है अपने अंडे को। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बिजनेस को एक तरीके से सेफ एंड एक हेल्थी इन्वायरमेंट के अंदर आपको ग्रो करने में आपकी काफी हद तक मदद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके बिजनेस इंक्यूबेटर्स कहलाते हैं। और बिजनेस इंक्यूबेटर से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखने को मिलता है, तो प्लीज इसको मेक श्योर करके अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। अब कुछ कुछ फंक्शन आपको लिख के आने हैं जो भी आपके बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं उनके फंक्शन क्या है। सर फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये आपको ऑफिस प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, साथ साथ आपको स्पोर्ट सिस्टम के अंदर मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, खुद का नेटवर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको फिनेंस में हेल्प करते हैं, आपको बिजनेस सर्विसेज के अंदर हेल्प करते हैं और आपको मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि जो आपका मार्केट के अंदर R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं जिनको आप लोग बिजनेस इंक्यूबेटर्स कहते हैं। तो ये आपके फंक्शन है। सबसे पहले क्या कहा? ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस का मतलब क्या है? ये आपको प्रोवाइड करते हैं शेयर्ड और ए लो कॉस्ट ऑफिस स्पेस एंड इक्विपमेंट, यानी कि बिजनेस के अंदर जो जो इक्विपमेंट लगते हैं, जो जो आपको ऑफिस स्पेस की जरूरत है, जो भी लो कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड करते हैं, ओपनली ये गाइड करते हैं फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड बिजनेस मेंटर, यानी कि आपको क्या करेंगे? मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। और जो मेंटरशिप कहां से प्रोवाइड होगा? जो भी आपके इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्टों से। ठीक है, इसके अलावा ये आपको क्या करते हैं? आपको कनेक्ट करते हैं स्टार्टअप को इन्वेस्टर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, यानी कि ये आपको अपना नेटवर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं स्टार्टअप को एंजल इन्वेस्टर को फाइंड आउट करने के लिए, वेंचर जो कैपिटलिस्ट है उनको फाइंड आउट करने के लिए, या जो भी गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा बिजनेस सर्विसेज के अंदर जैसे आपका लीगल सर्विसेज हो गया, अकाउंटिंग सर्विसेज हो गया, मार्केटिंग एंड HR सपोर्ट हो गया, सब प्रोवाइड कौन करते हैं? बिजनेस इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल ये असिस्ट करते हैं कस्टमर को डिस्कवर करने के लिए। सर क्या डिस्कवर करने के लिए? प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है ना, यानी कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्कवर करने में आपकी मदद करते हैं जो कहीं ना कहीं आपका मार्केट फिट प्रोडक्ट माना जा सकता है। समझ में आया? तो ये काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी पॉइंट रहेगा, प्लीज इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिला बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको पता चला सर इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब एक पॉइंट और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सर इनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ऑब्वियस सी बात, एडवांटेजेस होते हैं, ये आपकी जो रिस्क है ना, स्टार्टअप की जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि ये स्टार्टअप को गाइड करते हैं, एक्सपर्ट के थ्रू रिड्यूस कराते
कहते हैं चांस ऑफ द फेलियर। जब आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है तो वहां पे फेलियर का चांसेस काफी हद तक कम हो जाता है। दैट्स व्हाई आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है कि आपका रिस्क है वो क्या हो जाता है सर, रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है सर, ये आपको काफी लो कॉस्ट पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम आता है। दैट्स व्हाई आप लोग कह सकते हैं ये जो कॉस्ट है ना, ये इफेक्टिव कॉस्ट रहता है। इसके अलावा ये आपके इंप्रूव करते हैं सक्सेस रेट को। कैसे करते हैं, क्योंकि जो आपके स्टार्टअप है ना, इंक्यूबेटर्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड ग्रो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, फास्टर ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करते हैं, और इंक्यूबेशन प्रमोशन का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। तो कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं जो क्लोज टू सिमिलर सेम पॉइंट रहेंगे, जिनको अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो 101% आपको क्लैरिटी मिल सकता है। बताइए यहां तक आपको क्लियरिटी मिली या नहीं मिली कि सर अगर आप लोग एडवांटेजेस लिखना चाहे तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स के लिख दीजिएगा, अगर आप लोग फंक्शंस लिखना चाहे तो ये लिख दीजिएगा, एक्सप्लेन करना है तो ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा कि बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर बुनियादी डेफिनेशन मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया हुआ है। आई होप कितना क्लैरिटी आपको मिल गया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस जो इंक्यूबेटर्स है वो क्या होते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग वीसी बोलते हैं। वीसी का मतलब होता है वेंचर कैपिटल, और वेंचर कैपिटल से भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के फोन दे एक बार, फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो बेसिकली वीसी है, वेंचर कैपिटल है, वो क्या होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, वेंचर कैपिटल की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये आपका रेफर करता है फिनेंसिंग प्रोवाइडेड टू अर्लियर स्टेज हाई पोटेंशियल एंड हाई रिस्क स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी और ए ओनरशिप स्टेक। समझ में आया, यानी कि जो आपका वेंचर कैपिटल होता है ना, वो किसको रेफर करता है, ये रेफर करता है फिनेंसिंग प्रोवाइडेड टू द अर्लियर स्टेज। ध्यान रखिएगा कैसे स्टार्टअप है, अर्लियर स्टेज स्टार्टअप है जहां पे हाई पोटेंशियल है, रिस्क भी हाई है ऐसे स्टार्टअप को, एंड स्मॉल बिजनेसेस के अंदर, ठीक है ना। एक्सचेंज करने के लिए किसके बदले में सर, इक्विटी और ओनरशिप जो आपका स्टेक्स है उसके बदले में। खैर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम चीजें हैं, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, आपका वेंचर कैपिटल कहलाता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी। आप लोग ये मान के चल सकते हैं आपका प्राइवेट इक्विटी होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वेयर द वेंचर कैपिटलिस्ट, याद रखिएगा, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड करता है इनोवेटिव और स्केलेबल आइडियाज को दैट ए ट्रेडिशनल बैंक में नॉट फाइंड टू रिस्की। समझ में आया, अगेन वही सेम चीज है जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, जहां पे ट्रेडिशनल जो आपके फंडिंग जो सोर्सेज है वो मना कर देते, वो कहते हैं कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, वहां पे ये कुछ कुछ आपके बेसिकली प्राइवेट इक्विटी की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो जहां पे आपका बेसिकली नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फंडिंग नहीं मिलता है वहां पर आपके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा वेंचर कैपिटल फंडिंग के अंदर बुनियादी तौर पे हमारे पास 4 स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। एक आपका क्या होता है, सीड स्टेज होता है, एक आपका स्टार्टअप स्टेज होता है, एक आपका अर्लियर ग्रोथ होता है, एक आपका एक्सपेंशन स्टेज रहता है। तो कुल मिलाकर के नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया और नंबर 4 हो गया। तो कितनी स्टेजेस रहेंगी वेंचर कैपिटल फंडिंग की सर, 4 स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहली स्टेज क्या है, आपकी सीड स्टेज है, आइडिया और ए प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। माने इस स्टेज के अंदर क्या होता है, आपके पास कोई आइडिया है, या तो आपका आइडिया डेवलप किया जाएगा या तो कोई प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा। स्टार्टअप स्टेज को क्या मतलब होता है, आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है और मार्केट टेस्टिंग की है, क्लियर है, यानी कि उस आइडिया को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके एक प्रोडक्ट बना करके मार्केट जो आपका मार्केट टेस्टिंग है ना वहां पे चला गया है। एक अर्लियर ग्रोथ होता है, अर्लियर ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपेंडिंग ऑपरेशन एंड द सेल्स, ठीक है ना, यानी कि आप क्या करते हो, अपने जो ऑपरेशंस है, हायरिंग और सेल्स को एक्सपांड करते हो। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के अंदर आप लोग क्या करते हो, स्केलिंग करते हो बिजनेस को टू ए वाइडर मार्केट, यानी कि एक वाइडर मार्केट के ऊपर स्केल करते हो, एक्सपांड करते हो, उसको ग्रोथ कराते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कहलाता है दैट इज द एक्सपेंशन स्टेज। तो आप लोग नाम से पता कर सकते हैं, सीड का मतलब बीज है, अभी कॉन्सेप्ट बना नहीं है, पेड़ बना नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आइडिया होगा या तो प्रोटोटाइप होगा। स्टार्टअप का मतलब स्टार्ट हो गया है, आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अर्लियर स्टेज का मतलब आपने काम शुरू किया, अभी हमें सक्सेस नहीं मिला है, अर्ली सक्सेस स्टेज होता है। और एक आपका एक्सपेंशन होता है जहां पे आपको अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है, अच्छे खासे एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं। तो उस केस में आप लोग क्या कहते हो, दिस इज द एक्सपेंशन स्टेज। तो स्टेज ऑफ द वेंचर कैपिटल फंडिंग के अंदर 4 स्टेजेस रहेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाली है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
अगर आप लोग की फीचर्स ऑफ द वेंचर कैपिटल की बात करते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेंचर कैपिटल के अंदर सबसे पहले तो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, मतलब आपके जो वीसी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो आपके इन्वेस्ट करते हैं मनी को इन द रिटर्न्स ऑफ द ओनरशिप स्टेक। ओनरशिप स्टेक का मतलब क्या होता है, शेयर्स, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, इक्विटी। यानी कि पैसा तो मिलता है लेकिन बदले में क्या जाता है, इक्विटी जाता है। यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है और जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा हाई रिटर्न भी होता है। आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरम है जो बताती है जहां पे जितना ज्यादा रिस्क उतना ही उसका रिटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो बड़ी रिस्क लेते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द ह्यूज प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में। ठीक है ना, इसके अलावा आप लोग कह सकते हो एक आपका की फीचर ये रहेगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है। माने जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो गाइड करते हैं स्टार्टअप को बाय बीइंग ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है ना, यानी कि मैनेजमेंट का हिस्सा बन करके वहां पे डिसीजन लेते हैं, स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं। दैट्स व्हाई आप लोग कहेंगे यहाँ पे देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट। और आपका लास्ट क्या रहेगा, एग्जिट स्ट्रेटजी रहेगा। माने वेंचर कैपिटलिस्ट रिकवर मनी बाय सेलिंग द शेयर्स थ्रू द आईपीओ और एक कंपनी बाय आउट। समझ में आया? तो ये बिल्कुल सिंपल सा मामला है। लास्ट में जाकर के जो उन्होंने पैसा लगाया था उसको ये क्या करते हैं, बेसिकली रिकवर कर लेते हैं शेयर्स को बेच करके, या तो आप लोग कह सकते हो कंपनी को बाय आउट करके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बात है जो आप लोगों को लिख देनी है। वेंचर कैपिटल से सवाल आता ही आता है, बिजनेस इंक्यूबेटर से सवाल आता ही आता है, एंजल इन्वेस्टर से सवाल आता ही आता है। तो जब आता है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। अगेन मैं आपको बता रहा हूं बहुत छोटा यूनिट है, देयर आर द नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स जिनसे सवाल इस यूनिट से आता है। अब एक जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स है जो इंडिया के अंदर है उनके लिए बेसिकली आपको बताना है लॉन्ग टर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर फिनांस अवेलेबल कैसे होता है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म में कैसे फिनांस अवेलेबल होता है और एग्जैक्टली किस तरीके से शॉर्ट टर्म में फिनांस अवेलेबल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म फिनांस की बात करते हैं तो इस पैसे की आपको जरूरत होती है, आपको मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अगेन आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको लैंड्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, इन तमाम चीजों के अंदर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको कैसा पैसा चाहिए सर, लॉन्ग टर्म के अंदर फिनांस चाहिए या फाइनेंस चाहिए, वट एवर यू कैन प्रोनाउंस इट। ठीक है ना, एंड हैज रीपेमेंट पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, और जहां पे आपका रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा, मोर देन 1 रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग अमूमन 12 महीने का पीरियड लेकर के चलते हैं, जहां पे 12 महीने से ज्यादा का रीपेमेंट पीरियड रहता है वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग कहलाता है। तो यहाँ पे क्या क्या सोर्स है, सबसे पहले तो आपका इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल का मतलब आप लोग फंड रेज कर सकते हैं बाय इशूइंग द शेयर टू द इन्वेस्टर। माने इन्वेस्टर को आप लोग शेयर इशू कर सकते हैं, बदले में वो आपको पैसा देगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, इक्विटी कैपिटल कहते हैं। और ये कहाँ पे आता है, लॉन्ग टर्म के अंदर आता है। इसके अलावा आप लोग रिटेन अर्निंग की बात कर सकते हैं, माने आपका जो पैसा, जो प्रॉफिट हुआ है, जिसको आप लोगों को डिबेंचर्स की टर्म में एक तरीके से प्रोवाइड करना था, उसको आप लोग री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रिटेन अर्निंग कहलाएगा। तो अगेन ये क्या है, बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म फिनांस, यानी कि प्रॉफिट री इन्वेस्टेड बैक इनटू द बिजनेस। अगर आप लोग प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग कहलाता है। इसके अलावा आप लोग टर्म लोन ले सकते हैं। टर्म लोन का मतलब क्या है, ऐसे लोन्स जो आपको बैंक से मिलते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं और जिनका जो टाइम पीरियड है वो आपका करीब करीब 3 से लेकर 10 साल का होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, टर्म लोन कहलाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, काफी बड़ा टाइम है, काफी लंबा पीरियड है, तो ऑब्वियस सी बात आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा एक आपका वेंचर कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट इन द स्टार्टअप इन एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी। ऑब्वियस सी बात, आप लोग इक्विटी के बदले में ना, अगर आप लोग इन्वेस्टर से पैसा नहीं लेना चाहते तो वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा ले सकते हैं। तो अगेन ये आपका एक सोर्स ऑफ फंड हो सकता है, बेसिकली फिनांस का सोर्स हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। इसके अलावा आप लोग डिबेंचर की बात कर सकते हैं या तो बॉन्ड्स की बात कर सकते हैं। फंड रेज्ड बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटी विद द फिक्स्ड इंटरेस्ट। ये याद रखिएगा, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी डेट सिक्योरिटीज को इशू करके ना एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के ऊपर फंड रेज कर सकते हैं। इसको आप लोग डिबेंचर या बॉन्ड के नाम से जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट के ग्रांट्स या सब्सिडीज से भी आप लोग पैसा ले सकते हैं, यानी कि फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए आपको फंड प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द बेसिक फंड जो कहां पे रहते हैं, जो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं सर,
आपकी लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, कहां पे आते हैं? लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। सबसे पहला इक्विटी कैपिटल, दूसरा रिटेन अर्निंग, तीसरा टर्म लोन, चौथा वेंचर कैपिटल, पांचवा डिबेंचर और बॉन्ड्स, और आपका छठा क्या रहेगा? गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज वट। ठीक है, तो ये आपको लिख के आना है। इसी तरीके से आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें पूछा गया था ना, आपको शॉर्ट टर्म फिनांस को बताना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म फिनांस इज रिक्वायर्ड टू मैनेज वर्किंग कैपिटल एंड डे टू डे ऑपरेशंस, माने आपको डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करना है और वर्किंग कैपिटल को बेसिकली मैनेज करना है। तो उस केस में आप लोगों को क्या चाहिए? फिनांस की जरूरत होती है। और यूजुअली इनका जो टाइम पीरियड है, रीपेमेंट का टाइम है, वो विद इन द 1 ईयर होता है। 1 साल से ज्यादा होगा तो वो आपका लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक आपका ट्रेड क्रेडिट हो सकता है। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? जो आपका क्रेडिट अलाउड बाय ए सप्लायर फॉर द गुड्स परचेज, समझ में आया जी? यानी कि जो आपका सप्लायर है वो आपको क्रेडिट अलाउ करता है गुड्स परचेज के लिए, तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। इसी तरीके से एक आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फैसिलिटी होती है टू विड्रॉ मोर देन द बैंक बैलेंस अप टू ए लिमिट, माने बैंक आपको एक लिमिट देता है। आप सभी जानते हैं, खैर इसके बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको एक लिमिट देता है, ठीक है? आप लोगों के बैंक के बैलेंस जितना है उससे ज्यादा एक लिमिट देता है, आप लोग उतना एक्सेस कर सकते हैं, जिसको आप लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसके अलावा आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, माने आप लोग क्या कह सकते हैं? बिल ड्रॉन ऑन डेटर टू रिसीव ए पेमेंट विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो ये भी आपका एक सही ऑप्शन हो सकता है। एक आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है, यानी कि लेस देन 1 ईयर के जो लोन है वो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। इसके अलावा कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड प्रोमिसर नोट्स इशूड बाय ए लार्ज, क्या लिखा हुआ यहाँ? कंपनीज टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड, ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग फैक्टोरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 आपके क्या रहेंगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्स रहेंगे। बहुत आसान है, यहाँ पे मेरे को कोई बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के आपको समझाने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी बेसिक। सबसे आसान अगर कोई यूनिट है आपके एंटायर सिलेबस का अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या रहने वाला है? सर आपका ये वाला यूनिट रहने वाला है, दैट इज द मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमने मोटा मोटा वो टॉपिक डिस्कस किए जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर था, ये छोटा सा वन शॉट वीडियो था, आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली दफे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बात, स्टिल द कीप लर्निंग।